अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। आज इस वाले से जो सबसे अहम तकरीब हुई वो एयर हेडक्वार्टर में हुई, जहां एयर चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू ने पाक फ़िज़ाइया के हीरोज़ को एज़ाज़ात से नवाजा और इसके अलावा शोहदा के लवाहिकीन को भी मदऊ किया गया था तकरीब में। और तकरीब में फिर शोहदा के जो लवाहिकीन थे उन्होंने शोहदा के एज़ाज़ात रिसीव किए। इसके अलावा जी DGISPR ने आज एक बड़ी ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ जो दूसरे फौजी चीफ थे वो भी मौजूद थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था जी कि मार्का हक में अल्लाह के फजल से अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को हमने शिकस्त दी। और उन्होंने कहा कि मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फ़िज़ाइया और बहरिया के अफसरान के हमरा आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह भी कहा कि अल्लाह के फजल और रहमत से मुसल्लह अफवाज कौम की उमंगों पर पूरा उतरी है हमेशा और आगे भी उतरेगी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को हमने मल्टी डोमेन वार में शिकस्त दी। और ये बात पाकिस्तान के बच्चों के साथ साथ हिंदुस्तानी बच्चों को भी जाननी चाहिए, लेकिन ये अलग बात है कि हिंदुस्तान के लोग इसे तस्लीम नहीं करते। उन्होंने कहा जी कि हिंदुस्तान ने बड़ी ही मक्कारी से बयानिया बनाया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी करवाता है, लेकिन ये लोग खुद दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं और दुनिया भारत की मनगढ़ंत बातों पर अब कान धरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तर्जुमान पाक फौज ने फिर ये भी कहा, उन्होंने पहलगाम वाक़े का जिक्र किया कि पहलगाम वाक़े को भी 1 साल मुकम्मल हो गया है, लेकिन पाकिस्तान ने जो सवालात तब उठाए थे इस वाक़े के ऊपर अब भी वो उसी तरह से मौजूद हैं। उनका कोई भी जवाब जो है वो सामने नहीं आया कि वो कौन लोग थे, ये हमला किसने करवाया था और भारत बताए कि किस दहशतगर्दी कैंप को इन्होंने निशाना बनाया। DGISPR ने यह भी कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है और भारत के लिए नसीहत है कि वो सच बोलना सीखें। उन्होंने कहा कि भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है, अगर यही ज़ुबान इस्तेमाल इन्होंने करनी है जैसे वो कर रहे हैं तो फिर सामने आए। भारतीय सियासतदान इस वक्त सियासतदान कम और जंगजू ज़्यादा लगते हैं जिस तरह के वो बयानात दे रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है जी कि पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी फतह थी, एक बड़ी फतह का दिन था जिसमें पाकिस्तान ने अपने से कई गुना ज़्यादा ताकतवर मुल्क की फ़ौज को शिकस्त दी। और ख़ास तौर पर मोदी का जो पर्दा था वो चाक हुआ कि किस तरह से पहलगाम वाक़े का एक बेबुनियाद बहाना बनाकर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया। और भारतीय मीडिया खुद 1 साल मुकम्मल होने के बाद मोदी से ये लगातार सवाल पूछ रहा है कि पहलगाम वाक़े में कौन मुलव्वस था, हमलावर कौन थे, इनको ज़मीन खा गई या आसमान खा गई, ये कहाँ पर चले गए। और मोदी सरकार इस मुतल्लिक कोई भी सबूत अभी तक सामने नहीं ला सकी। इसके अलावा जी मोदी ने अपनी अवाम की तसल्ली के लिए कहा था 1 साल पहले कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो कहाँ जारी है, मोदी के पास इसका भी कोई जवाब नहीं है। अब आप देखें कि एक तरफ पाकिस्तान में फ़ौज मीडिया के सामने बैठ कर जवाब लेकर बैठी हुई है, सिर्फ 1 साल बाद नहीं, बल्कि आप ये भी देख लें कि पिछले साल जब ये जंग हुई थी, एक एपिसोड हुई थी, तब भी DGISPR और बाकी जो पाक फौज के सरबराहान हैं तब भी मीडिया के सामने आते थे, जंग के दौरान भी वो सामने आते थे। लेकिन आज तक इस जंग में नुकसानात के हवाले से ना भारतीय फौज ने कोई जवाब दिया है और ना ही मोदी सरकार ने इस पर कोई बात की है, अपनी पार्लियामेंट में जाकर भी कोई बात नहीं की। हालांकि ट्रंप 1 साल में कोई मेरे ख्याल में 150 मरतबा मोदी को ये याद करवा चुका है, लेकिन मोदी और गोदी मीडिया ने सारी तवज्जो एक बार फिर मुल्क में फसादात की तरफ मोड़ दी है ताकि कोई सवाल ही ना पूछ सके, टेंशन सारी उस तरफ चली जाए। और आप ये भी देखिए कि भारत में कोई इलेक्शन ऐसा नहीं जिससे पहले या बाद में मुसलमानों पर तशद्दुद ना हो या वहां पर फसादात ना हो। आजकल भारत में मगरबी बंगाल में ही कुछ ऐसी सूरत हाल है जहां मोदी की जो पार्टी है BJP, उसने ममता बनर्जी के मुकाबले में ये इलेक्शन जीत लिया है। और इलेक्शन जीतते ही RSS के जो गुंडे हैं वो मुसलमानों पर चढ़ाई कर चुके हैं और इनकी हुकूमत देख लें कि आप अभी तक नहीं बनी, इनका वज़ीर आला नहीं बना और 4 के करीब लोग जो हैं वो 2 दिनों में हलाक भी हो चुके हैं। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि मगरबी बंगाल में हुकूमत मोदी का एक ख्वाब भी था, क्योंकि 2014 से जब से मोदी हुकूमत में आया था वो इस रियासत में इलेक्शन नहीं जीत सका था। और ये इलेक्शन जीता कैसे गया है वो भी आप सुन लें कि भारतीय जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं या साफ़ी हैं वो क्या कहते हैं।
हैं। सीनियर साफ़ी और सियासी तज्ज़िया कार नीलांजन ये कहते हैं कि बीजेपी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने मरकज़ी एजेंडे यानी कि फ़िरका परस्ती और मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके भी इस इलेक्शन में फ़ायदा हासिल किया है। उन्होंने कहा कि इस ज़िम्न में सीनियर जो रुकन हैं बीजेपी के और रियासत के मुतवक्का जो वज़ीर आला भी हैं सविंदु अधिकारी, उनकी ताज़ा तरीन जो तकारीर हैं या बयानात हैं वो भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अदाकारी ने बीजेपी की हालिया कामयाबी को हिंदू वोटों के इत्तेहाद का नतीजा भी करार दिया। और इसके अलावा सियासी तज्ज़ियाकार संजय कुमार भी इस राय से मुत्तफिक नज़र आते हैं इंडिया में। उनका कहना था कि मुस्लिम परस्ती और गैर कानूनी तारकीन वतन को पनाह देने का जो बयानिया मगरबी बंगाल में बनाया गया, इसकी वजह से अगर किसी पार्टी ने यानी कि वो हुकूमती पार्टी पर बात कर रहे थे कि उनके ऊपर मुस्लिम परस्त होने का लेबल लगाया गया है और इसका नतीजा कुछ इसी तरह से ही निकलना था। इनके मुताबिक जी इसका मतलब ये है कि अक़लियतों के सामने अक्सरियत को नज़रअंदाज करने का बयानिया अब आगे बढ़ रहा है, जिसका फ़ायदा भरपूर तरीके से बीजेपी उठा रहा है। इसके अलावा मोदी ने क्या किया जी कि इलेक्शन से कबल एक नए कानून के मुताबिक इन्होंने 27 लाख लोगों की वोटिंग भी इस रियासत से प्रोसेस के तहत बाहर निकाल दी, जिसमें से आप कह लें कि अक्सरियत मुसलमानों की थी। और इसके अलावा भारतीय पंजाब के जो शहर हैं अमृतसर और जलंधर, इनमें भी धमाके हुए हैं हालिया दिनों में। और इस मुतल्लिक वज़ीर आला भगवत मान ने इसकी तमाम तर जिम्मेदारी बीजेपी के ऊपर डाली है कि अमृतसर और जलंधर में धमाकों की जिम्मेदार मोदी गवर्नमेंट है। उन्होंने कहा जी कि जिस रियासत में इंतखाबात होते हैं बीजेपी या मोदी वहाँ पर पहले धमाके या फसादात करवाते हैं। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि बीजेपी के काम करने का तरीका और स्टाइल ही यही है। बीजेपी लोगों को मज़हब और ज़ात पात की बुनियादी तकसीम में डिवाइड कर देती है। तो ये है जी मोदी की पॉलिसी या मंशूर, जिसके तहत जब भी इलेक्शन हो भारत में या तो वो अपने मुल्क के मुसलमानों के ख़िलाफ़ फसादात शुरू करवा देते हैं या एक कैंपेन लॉन्च करवा देता है, बयानिया बना देता है, या फिर पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा देता है। और हैरानगी की बात यह है कि ये जो भारत में धमाके होते हैं, फसादात होते हैं, ये आप देख लें कि इलेक्शन के दिनों या इलेक्शन के करीब आकर ही होते हैं। और फिर इनका इल्ज़ाम या पाकिस्तान पर लगता है या कश्मीरी मुसलमानों पर या सिखों पर लगा दिया जाता है। और फिर मोदी इस नफरत को कैश करके अपने लिए वोट बैंक भी तैयार करता है। और यही वो तरीकाकार है जिस पर आप देख लें कि नेतन्याहू भी चल रहा है। और मोदी वैसे भी इसे फादरलैंड करार दे चुका है। जब ईरान के साथ अभी हालिया जंग हुई थी अमेरिका और इसराइल की, एक दिन पहले वो जिस तरह नेतन्याहू को के पास खड़ा होकर ये बयान दे रहा था वो आपने सबने देखा। और आप देखें कि इन दोनों की सोच एक है कि जिस तरह नेतन्याहू ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है वो ऐसी सोच रखता है, मोदी भी अखंड भारत का हामी है। और जिस तरह गजा में नेतन्याहू कत्लेआम करता है इसकी भी यही सोच है। आपने गौरव आर्या का वो बयान सुना होगा जो कि आरएसएस का आप कह लें कि एक पालतू है, जिसमें उसने कहा था कि गजा में इतने बम मारे, इसराइल को उसने कहा था कि इतने बम मारे इसको तबाह कर दे। इसी तरह जब पिछले साल पहलगाम वाक़या हुआ था तो तब यही गौरव आर्या ये भी कह रहा था कि जिस तरह इसराइल गजा पर बमबारी करता है इसी तरह पाकिस्तान के ऊपर भी मोदी को बमबारी करनी चाहिए। और मोदी ने फिर ऐसा ही किया। लेकिन फिर इनके जिस तरह से राफेल गिरे, इनको दोबारा ज़मीन पर वापस लैंड नहीं करने दिया गया। और फिर ऐसी ठंड पड़ी मोदी को कि एक साल से वो खामोश है, कभी दोबारा इसने राफेल का नाम तक नहीं लिया। आप इस वाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास हर आने वाली वीडियो बर वक्त पहुँचती रहा करे।